नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और देखिए, इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर कर लिया है। आज ये दूसरा पार्ट है इसका, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन इससे पहले वाले में डिस्कस करे थे और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उसको अटैम्प्ट किया होगा क्वेश्चंस को। और आज भी हम 25 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, बेसिकली ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो इसी के हिसाब से आपका पेपर बनेगा। ये जीएस का जो मॉडल पेपर है वो हम करने वाले हैं, तो इसका दूसरा पार्ट है। आज भी आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और देखना है कि आपका जो राइट आंसर है वो कितना है। इसके अलावा इसके बाद जो आंसर बताऊंगा और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, 25 क्वेश्चन हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 26वें से आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है पहले वाले मॉडल पेपर की, वो देख सकते हैं। और लूसेंट की जो सीरीज़ है उनको भी आप फॉलो कीजिए, काफ़ी क्वेश्चन उससे बनते हैं आपके। देखिए, ये जो मॉडल पेपर है आपको अटेम्प्ट करने चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो जितना भी समय बचा हुआ है, अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट। और मैं यहाँ पर खुद सारे जो प्रीवियस ईयर स्क्रीनिंग के क्वेश्चन हैं, खासतौर से जीएस के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा यहाँ पर। इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैराथन क्लास एक करवा दी जाए आपकी जीएस पर, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लूसेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, या फिर जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं आज का। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो सारे उसमें इंक्लूड रहेंगे। और एग्ज़ाम से पहले उस क्लास को आपको ज़रूर देखना है। 21 मार्च को आपका एग्ज़ाम है और मैं कोशिश करूँगा मार्च की शुरुआत में ही जीएस की एक क्लास दे दूँ, मैराथन। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो 2020 और 2021 इस पूरे साल से आपका पूछा जा सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा करंट अफेयर्स की एक पूरी क्लास दे दूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं यूकेपीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग में, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड वालों की बात करें तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे इसकी क्लास, मैराथन क्लास। उसमें भी टॉपिक के अकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो फिलहाल ये मॉडल पेपर आप सॉल्व कीजिए। मॉडल पेपर सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक वृत्त का अक्षांश क्या है, यानी कि जो आर्कटिक सर्कल है उसका जो लैटिट्यूड है वो कितना होता है? 90 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर या फिर 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो कितना है आर्कटिक वृत्त का अक्षांश? अभी समझाऊंगा ये आर्कटिक वृत्त क्या है, वैसे आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए, ये है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। जिनको भी इसका राइट आंसर मालूम था, काफ़ी अच्छी बात है, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है ज्योग्राफी की। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में ये है आपका आर्कटिक वृत्त। चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ये देख सकते हैं आप पूरा आर्कटिक ओशियन का मैप यहाँ पर। इसमें जो डॉटेड लाइंस यहाँ पर दी गई हैं, ये है आपका आर्कटिक सर्कल। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो ये आर्कटिक सर्कल है इसका लैटिट्यूड कितना है। लैटिट्यूड आपको मालूम होगा, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं ग्लोब पर, ये पूरा जो लेटी हुई लाइंस हैं ये है आपका लैटिट्यूड्स। और जो खड़ी लाइनें होती हैं उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूड। ये जो लाइंस हैं, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो लैटिट्यूड है आर्कटिक सर्कल का वो कितना है, यानी कि जो डॉटेड लाइन्स है ये कितना है, कितने पॉइंट पर आता है। ये आपका 66.5 डिग्री उत्तर पर है। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट कर लीजिएगा, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, ये कितना एरिया कवर करता है। अच्छा, इसमें पहली चीज़, ये कहाँ पर है? नॉर्थ पोल में है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल में है, आर्कटिक सर्कल जो है। और एरिया कितना कवर करता है इसमें? 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि आर्कटिक सर्कल का जो एरिया है वो कितना है। इसके अलावा ये जो आर्कटिक ओशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो दिया गया है, ये सबसे छोटा महासागर है। जितने भी महासागर हैं उनमें आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे छोटा है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये सबसे कम उथला यानी कि सैलोएस्ट है। इसका क्या मतलब है? ये सबसे कम गहरा भी है। पहली चीज़, सबसे छोटा ओशियन है, महासागर है। दूसरा, सबसे सैलोएस्ट यानी कि सबसे कम उथला है, इसकी गहराई कम है अन्य महासागरों के मुकाबले। इसके बाद कई बार इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरा जो अर्थ है इसका जो सरफेस है
कौन कौन सा सरफेस, लैंड प्लस वाटर, ये सारे जो सरफेस हैं वो, इसका कितना पार्ट आर्कटिक सर्कल कवर करता है, तो ये कितना है, 3%, 3% जो है आर्कटिक सर्कल कवर करता है लैंड प्लस वाटर का मिला के। अगर पूछ लिया जाए कि सिर्फ वाटर की बात करें, यानी कि जो ये वाटर सरफेस है ये कितना कवर करता है, तो ये है आपका वाटर सरफेस, क्या मतलब ये जो आर्कटिक ओशियन है वो कितना कवर करता है वाटर सरफेस का, यानी कि जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, जितने भी महासागर है, उसका जो सरफेस है उसका 1.3% जो है आर्कटिक ओशियन है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा ये कौन कौन से रीजन से घिरा हुआ है, तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये है आपका यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब हुआ एशिया और यूरोप के जो रीजन्स है उससे ये घिरा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, इसके अलावा ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसमें देख सकते हैं कनाडा हो गया। इसके अलावा देखिए ग्रीनलैंड आइलैंड, ग्रीनलैंड आइलैंड की बात करें तो ये सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर और सारे कुछ आइलैंड्स आप देख सकते हैं, तो इनसे ये घिरा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे आर्कटिक सर्कल क्या होता है। नॉर्थ पोल में ये स्थित है, आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल में है, आर्कटिक सर्कल बनाता है आपका 66.5 डिग्री उत्तर, ये जो लैटिट्यूड है वो 66.5 डिग्री उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकतर वर्षा का तत्काल कारण क्या होता है, हवा का अवरोहण, हरिकेन या फिर टॉर्नेडो, बादलों में सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस की सीडिंग करना, या फिर हवा का आरोहण तथा ठंडा होना। तो अधिकतर वर्षा का कारण क्या है ये आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर है, जिसने भी ये गैस किया था बिल्कुल सही है। हवा का जो आरोहण है तथा ठंडा होना यही कारण है, यानी कि एयर का जो है अपलिफ्ट होना और साथ ही उसका ठंडा होना, ये कारण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 अक्टूबर 1999 को सुपर चक्रवात कहाँ आया था। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जितने भी मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं, यानी कि जितने भी बड़े बड़े भूकंप आए हैं या चक्रवात है, इससे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कई बार। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो देखिए 29 अक्टूबर 1999 को ये जो सुपर चक्रवात है ये कहाँ आया था, उड़ीसा या फिर ओडिशा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी ये गैस किया था बिल्कुल सही है, या फिर जिनको भी इसका आंसर मालूम था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुदूरस्थ बिंदु दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर धनुषकोटी। तो सबसे सुदूरस्थ जो दक्षिण बिंदु है, यानी कि साउथ में जो सबसे आखिरी का पॉइंट जिसे कह सकते हैं, वो कौन सा है, तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये एक्चुअली है कहाँ पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, ये है आपका इंडिया का मैप, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो साउथ का सबसे आखिरी का बिंदु है वो कौन सा है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जूम करके, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, देख सकते हैं सबसे आखिर में मैप में दिया गया है। तो ये जो पॉइंट है ये साउथ का सबसे सुदूरस्थ या फिर जो आखिरी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार 1। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो निकोबार आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये वहीं पर स्थित है, और आखिरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो अब आपको याद रहेगा, ये इजी क्वेश्चन है, अब याद रहना चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे किस कार्यकर्ता द्वारा उठाए गए हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, चंडी प्रसाद भट्ट या फिर नाना पाटेकर। तो ऑप्शन डी को तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन काफ़ी ज़रूरी होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त या फिर अटैम्प्ट करते वक्त। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है और कोई ऑप्शन ऐसा लगे कि इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता है, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं आप, ताकि जो आंसर सही होने की संभावना है वो और अधिक हो जाए। मान लीजिए आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए ऐसे जो आपको पूरी तरह से गलत लगते हैं, और इन दोनों में से कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आपके
चांसेस जो हैं 50-50 हो जाते हैं आंसर सही होने के। तो इसी वजह से अगर किसी क्वेश्चन में आपको आंसर ना आए तो उन ऑप्शंस को देखें जो आपको पूरी बहुत गलत लगते हैं, यानी कि जो उस क्वेश्चन का आंसर होने की पूरी संभावना नहीं है जिनकी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर करने चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यही फ़ायदा होना चाहिए होता है। तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर है बी, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर की बात करें तो ये कौन है, एक सोशलिस्ट हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनका ही एक बड़ा हाथ था। तो मेधा पाटेकर राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब देखिए सरदार सरोवर बांध की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर है, गुजरात में है, मालूम भी होगा आपको, इसके बारे में सुना भी होगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और किस नदी पर अगर पूछ लिया जाए तो ये नर्मदा नदी पर है। अच्छा, नर्मदा नर्मदा नदी की बात करें तो ये कौन कौन से स्टेट्स से होकर जाता है, तो ये जाता है आपका महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात। गुजरात में तो डैम है ही। तो इन स्टेट से होते हुए ये कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल, माफ़ कीजिएगा बे ऑफ बंगाल कह रहा हूँ, यहाँ पर अरब सागर में ये गिरता है। ये जो नदी है अरब सागर में मिलती है। कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एपिको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो आप इसका आंसर गैस भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में नहीं हुआ था। उत्तराखंड में क्या हुआ था, चिपको आंदोलन सभी जानते हैं। बहुत रैंडम क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा भी गया है और सबने पढ़ा भी है इसके बारे में। उत्तराखंड में क्या हुआ था, चिपको आंदोलन। लेकिन जो ये एपिको आंदोलन है वो हुआ था आपका कर्नाटक में। कहाँ हुआ था, कन्नड़ में। तो कर्नाटक में, कन्नड़ में हुआ था। और देखिए जो उत्तराखंड में हुआ था आंदोलन, चिपको आंदोलन, इसी से प्रेरणा लेकर ये आंदोलन किया गया था। और ये आंदोलन भी वनों के बचाव के लिए किया गया था कन्नड़ गांव में। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ गांव के जो लोग हैं उन्होंने इस आंदोलन को किया था। तो चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन दोनों का मकसद एक ही था, पेड़ों को बचाना, वनों को बचाना। तो इससे आप याद रख सकते हैं, चिपको आंदोलन उत्तराखंड का आंदोलन है, कर्नाटक का आंदोलन है, एपिको आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने संबंधी व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर जर्मनी से, कनाडा से, या फिर आयरिश संविधान से। तो देखिए जो भारतीय संविधान है जिसमें मौलिक अधिकारों को निलंबन की बात की गई है या फिर व्यवस्था की गई है, वो है आपका जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, 2-3 क्वेश्चन इसके डेफिनेटली आएंगे आपके। जो जो मेजर इसमें संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको जरूर पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य संघ का पृथ्वी सम्मेलन, जिसका कि सब्जेक्ट था या फिर टॉपिक था पर्यावरण और विकास, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो दी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था। 1992, 62 में, 82 में या फिर 72 में। तो ये हुआ था आपका 1992 में। रियो दी जेनेरियो की बात करें तो ये कहाँ है, ब्राज़ील में। तो अगर कभी ऑप्शन दे दिया जाए कि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है वो किस देश में हुआ, तो ये ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। देखिए अर्थ डे कब बनाया जाता है, सभी को आंसर मालूम होना चाहिए इसका। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 1970 से। 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में 21 मार्च यानी कि वसंत विश्व जिसे कहते हैं। अच्छा देखिए, वसंत विश्व की बात करें तो ये होता क्या है। देखिए जब भी जो दिन है या फिर रात है वो एक हो जाए, यानी कि उनका जो टाइमिंग है, उनका जो समय है, यानी कि इक्वल हो जाए, तो वो होता है आपका वसंत विश्व। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि जो ये दिन है या फिर ये जो 21 मार्च को दिल्ली में ये जब होता है, वसंत विश्व जो होता है, तो इसमें जो लाइट है वो कितने घंटे की रहती है, सूरज की रोशनी, 9 घंटे की, 12 घंटे की, 15 घंटे की या फिर 18 घंटे की। तो ये है आपका राइट आंसर, 12 घंटे का ये रहता है। यानी कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। ठीक, तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले
जो पहला जो मॉडल पेपर है उसमें एक दूसरे क्वेश्चन में दिया था, आई थिंक वॉइस रॉय का कोई क्वेश्चन था, वो जो इंडिया का वॉइस रॉय था उस पर कोई क्वेश्चन था आई थिंक। हाँ, क्वेश्चन ये था कि जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना के वक्त वॉइस रॉय कौन था, ये क्वेश्चन था आपका। उसमें मैंने इसका आंसर दिया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो कब हुई थी, 85 में, 1908 में, 1908 में, 1896 में, 1857 में। तो कब हुआ था, जिन लोगों ने क्लास देखी उनको मालूम होगा, 1885 में ही हुआ था। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंडमान और निकोबार द्वीप आते हैं। जो ये आइलैंड्स है वो किसके अधिकार के अंतर्गत आते हैं, कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, कलकत्ता के, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट से के अंतर्गत, या फिर मद्रास के, या फिर मुंबई के। तो ये जो क्षेत्र है, क्षेत्राधिकार है अंडमान निकोबार द्वीप का, वो कलकत्ता के हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कलकत्ता के हाई कोर्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो कलकत्ता के हाई कोर्ट के चीफ है या जो न्यायाधीश है वो कौन है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट करके। तो जिनको मालूम है वो बता सकते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा के सभापति, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, या फिर राज्यसभा का उपसभापति। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक की बात करें तो ये करते हैं आपके लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वर्तमान में कौन है लोकसभा स्पीकर, ये आप बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य का अपना अलग संविधान था। क्वेश्चन कर लीजिए था, है नहीं था। तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। तो क्या था इसका राइट आंसर, कौन सा राज्य जिसका अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अब नहीं है। देखिए 370 की बात करें, सबने इसके बारे में सुना है, पढ़ा है। 370 की बात करें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया था, 17 अक्टूबर, ये भी याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1949 में ये आया था। देखिए अब जो जम्मू कश्मीर है वो जो है भारत का भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ इसका जो झंडा है वो भी अब इंडिया का फ्लैग ही है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप, जो अलग राज्य जिसका अलग संविधान था वो था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब नहीं है। सभी को मालूम होगा वैसे भी इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा कब अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 47 में अपनाया, 48 में, 49 में, या फिर 10 दिसंबर 48 में। तो ये है आपका 10 दिसंबर 1948। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस का मैनचेस्टर क्या है, किसे कहा जाता है। इवानोवो को, मॉस्को को, लेनिनग्राड को, या फिर ताशकंद को। तो जो मैनचेस्टर है वो है इवानोवो। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन गैर सरकारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, या फिर उपरोक्त सभी। तो सरकारी जो है ये सभी गैर सरकारी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में श्री अरविंद केजरीवाल ने कौन सी राजनीतिक पार्टी शुरू की है। तो इसका आंसर आई थिंक सभी को मालूम होगा, आम आदमी पार्टी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टीवी सीरियल उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो किसके द्वारा बनाया गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो दीप मेहता, चेतन भगत, जसपाल भट्टी, या फिर प्रेम बसु। तो ये जो सीरियल है वो जसपाल भट्टी द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था है किस तरह की इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी मिश्रित है,
पूंजीवादी है, साम्यवादी है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आपको मालूम ही होगा। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, यानी कि इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं, लेकिन जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की है, यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, योजना मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो कौन होता है? विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सभी जानते होंगे कौन है? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र? तो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर सेवा क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 47 देखिए, आर्थिक नियोजन की व्यूह रचना में सम्मिलित तत्व नहीं है। नियोजन के उद्देश्य, नियोजन की प्राथमिकताएं, नियोजन का वित्त प्रबंधन या फिर उपरोक्त सभी? तो आर्थिक नियोजन की व्यूह रचना में सम्मिलित तत्व कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये सभी नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 48 क्वेश्चन है, औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति संबंधित है निजीकरण से, उदारीकरण से, भूमंडलीकरण से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये आपका उदारीकरण से संबंधित है। औद्योगिक लाइसेंस किससे? उदारीकरण से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का चर नहीं है? जीवन प्रत्याशा है, प्रौढ़ साक्षरता भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा जो है आपका मानव सूचकांक का एक भाग या फिर इसका चर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, स्वास्थ्य बीमा जो है इसका चर नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का घटक नहीं है? ये एक योजना है भारत निर्माण, इसका कौन सा एक एलिमेंट कहें या फिर घटक कहें वो नहीं है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन सेवा या फिर कृषि आधारित उद्योग? तो ग्रामीण टेलीफोन सेवा इसका राइट आंसर है, ये नहीं है, भारत निर्माण का घटक नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अक्षांश रेखाओं की एक प्रमुख विशेषता है, ध्रुवों पर मिल जाती है, पूर्व से पश्चिम की दूरी मापती हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं या फिर एक दूसरे के समानांतर होती हैं? तो देखा आपने कभी जो लैटिट्यूड्स हैं वो कभी एक दूसरे को काटती हैं? नहीं काटती हैं। तो ऑप्शन सी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पोल्स पर मिलती हैं, तो देखिए कभी भी ये पोल्स पे नहीं मिलती हैं। पूर्व से पश्चिम की दूरी मापती हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं पोल्स पर मिलती हैं और ये समानांतर भी नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और जो पिछली क्लासेस हैं उनको आप ज़रूर देख लें, सभी इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में हम और भी क्लासेस करेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन नहीं चूज़ किया है तो ऑल का सेक्शन चूज़ कर ले। कई बार नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है, कमेंट करके स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो इसलिए ऑल सेक्शन वहाँ पर प्रेस करके रखें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।